ओके, सो आज हम लोगों ने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करना है। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, सबसे अहम चीज़ ये है। यहाँ पर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है, दो इनर्शियल फ्रेम्स गिवन है। सो मैं इस इनर्शियल फ्रेम को ओ कह देता हूँ, इसे मैं ओ बार कह देता हूँ। इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास टी और एक्स हैं। इस फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स टी बार और एक्स बार हैं। और ये जो हमारे पास ओ बार फ्रेम है, ये राइट की तरफ किसी रिलेटिव वेलोसिटी v से जा रहा है। सो यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जर्वर मौजूद है और वो ऑब्जर्वर इस फ्रेम में मौजूद है ओ में, तो उसके लिहाज से ओ बार फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर आपके पास ओ बार में मौजूद है तो उसके लिहाज से फ्रेम ओ लेफ्ट की तरफ जा रहा है, यानी कि बैकवर्ड मोशन है उसमें। सो अब हमारे पास कोई इवेंट है। सो इवेंट हमारे पास किसी यहाँ यहाँ पर होता है। इस इवेंट को ये ऑब्जर्वर भी फ्रेम ओ से भी ऑब्जर्व किया जा सकता है और फ्रेम ओ बार से भी। हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे फ्रेम ओ के लिए, सो लेट्स सपोज मैं इसको मैं पी का नाम दे देता हूँ। सो ए में इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे फ्रेम ओ के लिहाज से टी और एक्स। और अगर मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ ओ बार में, तो मुझे इसको एक्स पहले लिखना चाहिए और टी बाद में। हाँ, वैसे इससे फर्क नहीं पड़ेगा। और नॉर्मली हम लोग स्पेशल रिलेटिविटी को डिस्कस करते हुए टी को जीरो कंपोनेंट के तौर पर डिस्कस करते हैं, लेकिन बहरहाल ये कोई मसले वाली बात नहीं है कि हम किसको पहले लिख रहे हैं किसको बाद में लिख रहे हैं। सो ये एक्स और ये टी। सो ये ऑब्जर्वर एक्स और टी इसके मेजर कर लेगा, जो बार में ऑब्जर्वर मौजूद है वो एक्स बार और टी बार मेजर कर लेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये दोनों फ्रेम्स आपस में लिंक किस तरीके से हो रहे हैं, किस तरीके से हम दोनों फ्रेम्स को रिलेट कर सकते हैं, या किस तरीके से हम एक्स को एक्स बार और टी बार के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या किस तरीके से हम एक्स बार और टी बार को एक्स और टी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। हमें कोई एक ब्रिज चाहिए, हमें कोई एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए, कोई मैकेनिज्म चाहिए जो हमें दोनों फ्रेम्स में आने जाने की सहूलत मुहैया कर सकें। सो इस मैकेनिज्म का नाम हमारे पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है। हम इस और ये एक बहुत खास किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ तो फिलहाल हम इसकी डेरिवेशन करेंगे, लेकिन 2 वीक्स के बाद जब हम लोग टेंसर एनालिसिस स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर मैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को दोबारा से डिस्कस करूँगा कि असल में ये खास किस्म ये बेसिकली ये हमें बूस्ट और रोटेशंस प्रोवाइड करती हैं। जो लॉरेंस मेट्रिक होता है हमारे पास, ये असल में ये हमें रोटेशंस और बूस्ट कैलकुलेट करने की सहूलत भी प्रोवाइड करता है। दोबारा लेकिन ये चीज़ें हम लोग टेंसर एनालिसिस के दौरान अब देखेंगे। अब तो हमें कहीं ना कहीं से स्टार्ट लेना है। वहम सवाल ये है कि हमें स्टार्ट कहाँ से लेना है। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो मुख्तलिफ तरह की ट्रांसफॉर्मेशन एज्यूम कर सकते हैं। या अम, हमने अगर एक्स और टी को एक्स बार और टी बार से रिलेट करना है, तो बेसिकली हम करना ये चाह रहे हैं कि हमने एक्स और टी को रिलेट करना है एक्स बार और टी बार के साथ। में यहाँ पर कुछ लिखना है, मैंने इसको बड़ा लिख लेता हूँ। अब ये किस तरीके से रिलेट किया जाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पास एक्स बार इज इक्वल टू एक्स प्लस टी, टी बार इज इक्वल टू एक्स प्लस टी। इस तरह कोई कॉम्बिनेशन हमारे पास होना चाहिए। और हम इस कॉम्बिनेशन को लीनियर, सबसे आसान तरीन ऑप्शन हमारे पास ये है कि सारे के सारे लीनियर क्वांटिटीज मौजूद हों, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन हो। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है कि इन सब की पावर्स 1 हो। यहाँ पर एक्स बार की पावर 1 है, एक्स की पावर 1 है, टी की 1 है, और इसी तरह यहाँ पर टी बार की पावर भी 1 है। ये हमने एक लीनियरली इन सारी क्वांटिटीज को ऐड कर दी है। लेकिन एक्स बार सिर्फ एक्स और टी का एडिशन नहीं हो सकती। जाहिर बात है कि इनमें और कोई कोई रिलेटिव वेलोसिटी कंपोनेंट भी मौजूद है। मैं इनके साथ कुछ कॉफिशेंट्स ऐड कर देता हूँ। इसके साथ A1 लिख देता हूँ, इसके साथ A2 लिख देता हूँ, इसके साथ A3 और A4। हमारा मकसद असल में इन कॉफिशेंट्स को फाइंड आउट करना है। एक दफ़ा जब हमें ये कॉफिशेंट्स मिल जाएंगे तो हम इनकी वैल्यूज यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। लेकिन चूंकि हमने ये कहा है कि ये एक लीनियर
ट्रांसफॉर्मेशन है, लिहाजा ये जो हमारे पास कंपोनेंट्स आ रहे हैं, ये जितने भी हमारे पास कांस्टेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4, ये कांस्टेंट्स एक्स और टी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। सो ए आई वेयर आई इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। ये कांस्टेंट्स एक्स और टी पर डिपेंड नहीं कर सकते क्योंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, डज नॉट डिपेंड अपॉन टी एक्स एंड टी। लेकिन हमें ये पता है कि ये जो दोनों फ्रेम्स हैं ये रिलेटिव वेलोसिटी में एक्ट कर रही है, तो लिहाजा ये सिर्फ और सिर्फ v के ऊपर डिपेंड करेंगे। लेकिन हमें देखना होगा कि ये v पर कैसे डिपेंड कर रहे हैं और क्या इन सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू एक ही है या इनकी वैल्यू डिफरेंट आ सकती है। सो फिलहाल ये सारी डेरिवेशन करते हुए हम ज्यूम करेंगे कि c की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है। तो ये सारी डेरिवेशन हम लोग सिस्टम इंटरनेशनल में ही कर रहे हैं, लेकिन आखिर में जाके मैं कुछ कॉन्स्टेंट्स को सी को 1 ज्यूम कर लूंगा। अच्छा, जब आपके पास इस तरह कोई लीनियर कॉम्बिनेशन और हमने सो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 4 अननोन्स हैं और 2 इक्वेशंस मौजूद हैं। तो 4 अननोन्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कम से कम हमें हमें 3 कांस्टेंट्स को किसी चौथे कांस्टेंट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए हमें कुछ कंडीशन चाहिए होंगी। वो कंडीशन हमारे पास डेफिनेटली इवेंट्स की होंगी। उसमें हम कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स ले सकते हैं, मतलब कि इस पूरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम कहीं पर भी कोई भी इवेंट एज्यूम कर सकते हैं और उसकी बुनियाद पर A1 और A2 को फिगर आउट करने, A1 A2 A3 A4 को कैलकुलेट करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन हमें उन इवेंट्स को सिलेक्ट करते वक्त इस चीज का ध्यान रखना है कि कौन से कॉम्बिनेशन हमें, सारे कॉम्बिनेशन से एक ही जवाब आएगा, ये तो एक तरह से कंफर्म बात है। लेकिन कुछ कॉफिशिएंट्स के, कुछ इवेंट्स के साथ इक्वेशंस को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा और कुछ के साथ शायद सॉल्यूशन बहुत मुश्किल से निकले या शायद वो इक्वेशन सॉल्व ही ना हो क्योंकि हमारे पास अननोन्स की तादाद कम नहीं होगी। तो हमें वो इवेंट्स ढूंढने जिनकी मदद से इवेंट अननोन्स की तादाद कम से कम हो। तो हम पहले इवेंट ले लेते हैं यहाँ पर ए। अब इस इवेंट ए के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है कि यहाँ पर एक्स हमारे पास 0 के बराबर है और टी की कोई वैल्यू आ रही है। सो हम इवेंट ए को लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 में इंसर्ट कर देते हैं। टेक एन इवेंट ए, और ये हम किसी फ्रेम ओ में ले रहे हैं। सो इक्वेशन नंबर 1 and 2 becomes, इस इक्वेशन में जब हम x को 0 करेंगे तो x बार हमारे पास बराबर आ जाएगा A2 t के और x t बार बराबर आ जाएगा A4 t के। सो x बार इज इक्वल टू A2 t t बार इज इक्वल टू AT, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं, इसको 4 कह देते हैं। इनको डिवाइड करते हैं और हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x बार ओवर t बार। अब और यहाँ पर हमारे पास आ गया A2/T4। तो असल में ये हो रहा है कि हम इस पूरे सिस्टम को x बार के फ्रेम में से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर हम x बार में से सॉरी, तो यहाँ पर हमारे पास असल में x बार बाई टी बार का मतलब ये है कि ये आपके पास वो स्पीड है जो हम ओ बार से ओ, जब हम ओ बार से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो जिस रफ्तार से ओ पीछे की तरफ जा रही है हमारे पास वो रफ्तार मौजूद है। सो हियर x बार ओवर t बार is the speed of O as seen from O बार। और अगर हम इस फ्रेम O बार से O को देखें तो हमें ऐसे लगेगा कि फ्रेम O पीछे की तरफ जा रहा है जबकि O बार अपनी जगह पर मौजूद है। सो एंड इट इज मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन।
तो यानी कि ये चीज आपके पास बराबर आएगी माइनस वी के, ये चीज इसके बराबर आ गई। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और ए टू आपके पास निकल आएगा माइनस वी ए फोर, इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 5। तो इसी तरीके से अब हम एक और इवेंट ले लेते हैं, और वो इवेंट हम कंसिडर करते हैं इस फ्रेम ओ बार में। तो यहाँ पर कोई इवेंट ले लेते हैं बी, और इस बी के कोऑर्डिनेट्स में एक्स बार 0 हो जाएगा और टी बार कोई नॉन जीरो नंबर है। और इसके लिहाज से अब हम दोबारा से इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। टेक इक्वेशन नंबर 1 and 2 becomes now, सो इक्वेशन नंबर 1 को मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। 0 इज इक्वल टू a1x प्लस a2t, और यहाँ से आपके पास, तो फिर हम सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 को ही सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। सो यहाँ से हमारे पास x ओवर t बराबर आ जाएगा माइनस a2 ओवर a1। अब x ओवर t हमारे पास वो रफ्तार है जो जो हम ओ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जिस रफ्तार से ओ बार फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है। सो स्पीड ऑफ ओ बार एज सीन फ्रॉम ओ, और हमें पता है कि ओ हमारे लिहाज से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, लिहाजा ये चीज v के बराबर आ जाएगी, जो भी रिलेटिव वेलोसिटी है। ए टू इज इक्वल टू माइनस वी, बस आगे इक्वेशन नंबर 6। अब हम कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 5 और 6 को। कंपेयर इक्वेशंस 5 एंड 6। सो इक्वेशन नंबर 5 हमने निकाली थी a2 इज इक्वल टू माइनस वी ए फोर, और ये हमने निकाली माइनस वी ए वन। इन्हें जब हम कंपेयर करते हैं तो हम अब देखते हैं कि माइनस वी ए वन इज इक्वल टू माइनस वी ए फोर, यानी कि ए वन बराबर आ गया ए फोर के। तो हमें पता लग गया कि हमने असल में दो कॉन्स्टेंट्स हमारे पास बराबर हैं, यानी कि ए वन और ए फोर हमारे पास बराबर है। अगर हमारे पास ए वन और ए फोर बराबर है तो हम फिर ये भी कह सकते, अब हमें ये देखना है कि ए टू और ए थ्री किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ ए वन। इसके लिए हम एक तीसरा इवेंट कंसीडर करते हैं। टेक एन इवेंट सी, और ये इवेंट हम उस वक्त लेंगे जब हमारे पास ओ और ओ बार सेम। तो कोई एक पॉइंट ऐसा था जहां पर ये दोनों फ्रेंड एक ही लोकेशन पर मौजूद थे। सो और हम इस चीज को मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि एस इज इक्वल टू वी टी के जरिए एक्स इज इक्वल टू सी टी, तो सी स्पीड ऑफ लाइट, और एक्स बार हमारे पास बराबर आ जाएगा सी टी बार के। इन दोनों को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, इन दोनों वैल्यूज को। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास बराबर थी एक्स बार इज इक्वल टू ए वन एक्स प्लस ए टू टी, यहाँ पर सी टी बार इज इक्वल टू ए वन सी टी प्लस ए टू टी, सी टी बार इज इक्वल टू ए वन सी प्लस ए टू टी, इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 8। और इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी हमारे पास टी बार इज इक्वल टू ए थ्री एक्स प्लस ए फोर टी,
t bar is equal to a3 ct a4 t. T bar is equal to a3 c plus a4 t. Yeah, we equation number 9. So divide equations 8 and 9. C t bar over t bar is equal to a1c plus a2t over a3c plus a4t. यहाँ से ये t और आपस में कैंसिल हो जाएंगे, t बार भी और t भी, और हमारे पास इक्वेशन बच जाएगी c इक्वल्स a1c प्लस a2 ओवर a3c प्लस a4। इस इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है हमें, क्योंकि पता है a4 भी a1 के बराबर होता है, और इसी तरीके से बाकी वैल्यूज भी इंसर्ट की जा सकती हैं। इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास इसी तरीके से हम a2 को भी a4 के टर्म्स में एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बहरहाल सो अगर मैं लिखना चाहूँ तो a2 हमने कैलकुलेट किया था माइनस va1, और a4 भी हमारे पास आया था a1 के बराबर। सो वैल्यूज यहाँ पर इंसर्ट करके आपके पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी a3 इज इक्वल टू माइनस v ओवर सी स्क्वेयर a1। एक बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है, इसको किया जा सकता है। सो अब हमारे पास a1 a2 a3 सॉरी a2 a3 a4 a1 के टर्म्स में आ चुके हैं। अब हमने इन सब को इंसर्ट करना है अपनी इक्वेशन नंबर 1 और 2 में, और देन हमने उनको सॉल्व करके a1 कैलकुलेट कर लेना है। सो लेट्स पुट a2 a3 a4 in equation 1. So x bar is equal to a1t, sorry, a1 x plus a2t, और ये बन जाएगा a1 x प्लस a2 की जगह माइनस v a1 t। So x bar is equal to a1 x minus v t। अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो असल में ये बिल्कुल गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन है, फर्क सिर्फ ये कि इसके साथ a1 एड इन a1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो a1 ही, अब a1 की जो वैल्यू है वही असल में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में एक बहुत बड़ा फर्क है। एक फर्क ये भी है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम को एब्सोल्यूट लिया जाता है, जबकि और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में या आइंस्टाइन रिलेटिविटी में जो टाइम है वो एक रिलेटिव पैरामीटर है। सो सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी t3 is equal to a3x plus a4t minus b over c square x plus a1x प्लस a4 की जगह भी a1t। तो यहाँ से अब दोबारा से हम ले लेते हैं a1 कॉमन, t माइनस v ओवर सी स्क्वेयर एक्स। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 12। सो ये वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, अगर हम थोड़ी देर के लिए ज़ूम करने के हमें a की वैल्यू पता है, तो ये वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है जिसमें अगर हमें x पता हो तो हम x बार में जा सकते हैं, और अगर हमें अगर हमें रिवर्स काम करना हो, यानी कि हम x बार में मौजूद हैं,
और वहां से यानी कि हम ओ बार में मौजूद है और वहां से हम जाना चाहते हैं फ्रेम ओ में। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी को और कोऑर्डिनेट्स को इंटर को चेंज करना होता है। वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, उसके साइन को रिवर्स कर दें और कोऑर्डिनेट्स को इंटरचेंज कर दें। तो मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि फ्रॉम ओ बार टू ओ इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस will be, सो v को माइनस v कर दें और x को x बार से रिप्लेस कर दें, t को t बार से रिप्लेस कर दें। तो ये सारे दो तरफा प्रोसेसेस हैं। ये क्वांटिटी जिस भी सिंबल के साथ आ रही है आप उनको इंटरचेंज करते जाएं। सो हमारे पास सेट ऑफ इक्वेशन ये बन जाएगा। अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो x इज इक्वल टू a1 x बार प्लस v t बार। x इज इक्वल टू a1 x बार प्लस v t बार। इसी तरीके से टी बार की इक्वेशन ये हमारे पास आ जाएगी टी इज इक्वल टू ए वन टी बार प्लस वी ओवर सी स्क्वेयर एक्स बार। इसको कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इसको कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब हमारे पास ये चार इक्वेशंस आई हैं, इक्वेशन नंबर 11 12 13 14, इनको इस्तेमाल करके हम ए वन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 13 14 इन इक्वेशन 11। अब इक्वेशन 11 हमारे पास क्या मौजूद है? एक्स बार इज इक्वल टू ए वन एक्स माइनस वी टी। सो इसमें एक्स और टी की वो वैल्यूज इंसर्ट करते हैं जो इक्वेशन नंबर 13 और 14 में मौजूद हैं। सो ये आपके पास बन जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू ए वन अगेन ए वन एक्स बार प्लस वी टी बार माइनस वी ए वन टी बार की वैल्यू टी की वैल्यू टी बार प्लस वी ओवर सी स्क्वेयर एक्स बार। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास इसे सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ वैल्यूज कट हो जाएंगी, उनको काट दें, जो बचती हैं वो हमारे पास कुछ ये बनेगी माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर ए वन स्क्वेयर एक्स बार। यहाँ से ये एक्स बार हो जाएगा इसके साथ कैंसल आउट और आपके पास ए वन स्क्वेयर की वैल्यू आएगी 1/1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। स्क्वेयर रूट ले लें तो ए वन बराबर आ जाएगा 1/1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। और ये हमारे पास एक फेमस कांस्टेंट गामा है जिसे हम लॉरेंस वेक्टर का नाम देते हैं। तो असल में आपके पास जो भी चारों कांस्टेंट थे वो लॉरेंस कांस्टेंट के बराबर हैं। सब हम इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं दोबारा से ए वन की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 11 और 12 में। फाइनली इक्वेशंस 11 12 become t bar is equal to gamma t minus v over c square x x bar is equal to gamma x minus vt।
सो चूंकि हमारे दो एक्सेस हमने प्रेस किए हुए, उनके लॉन्ग डायरेक्शन ऑफ मोशन हमारी नहीं है, तो उनमें किसी किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाई एक्सेस में भी मूव कर रहा हो और जी में भी मूव कर रहा हो, तो फिर उनके अंदर भी रिलेटिव चेंज आएगी जिसे कैलकुलेट किया जा सकता है। सो लेकिन फिलहाल वन डायमेंशन के अंदर आपके पास वाई और जी के अंदर किसी किस्म की चेंज ऑब्जर्व नहीं होगी। सो ये जो हमने इक्वेशंस लिखी हैं, ये हमारे पास फेमस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं। ये बॉक्स क्यों नहीं लग रहा? सो ये कहलाती है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। इसी तरीके से हम इनकी इनवर्स इक्वेशंस भी लिख सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ इनके साइंस को रिप्लेस करना होगा। एंड t is equal to gamma t bar plus v over c square x bar, x is equal to gamma x bar plus v t bar, y is equal to y bar, z is equal to z bar। और ये हमारे पास बन जाएंगी, पहले बॉक्स कर देते हैं, ये हमारे पास बन जाएंगी इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। जो टू डायमेंशनल की मोशन है जिसमें वाई और जी भी चेंज होते हैं, ये प्रॉब्लम आप लोगों को होमवर्क में असाइन करूंगा। तो उसमें भी हम देख सकेंगे कि वाई और जी के लॉन्ग भी चेंज इसी तरीके से निकाले जा सकते हैं, भी मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, चूंकि यहाँ पर हमारे पास, अच्छा एक और चीज़ हम देख लेते हैं। जिस तरह हम बात करें कांस्टेंट रिलेटिविटी से, हम यानी कि स्पेशल रिलेटिविटी से हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जा सकते हैं। और न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। सो हमारे पास अब कोई तरीका ऐसा होना चाहिए जिसके जरिए हम लोग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में रिड्यूस कर सकें। हमें पता है कि गामा बराबर होता है 1/1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर के, और चूंकि न्यूटन मैकेनिक्स में स्पीड्स बहुत स्लो होती हैं, सो फॉर वी वेरी वेरी लेस देन सी में पता है कि गामा अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा। अगर ऐसा है तो टी बार की इक्वेशन में v ओवर सी स्क्वायर, अगर c बहुत स्मॉल हो, बड़ा होगा और डेफिनेटली स्क्वायर है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में पावर आ रही 10⁻16। सो यानी कि 1 अरब किलोमीटर फी सेकेंड, बल्कि 10 अरब किलोमीटर फी सेकेंड की रफ्तार। सो ये वाला फैक्टर बहुत स्मॉल हो जाएगा, इसको हम वैसे निगलेक्ट कर सकते हैं। गामा 1 के बराबर है तो टी बार असल में सिर्फ टी के बराबर है। टी बार इज इक्वल्स टू टी। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें आपके पास गामा का फैक्टर वैसे ही 1 और बाकी इक्वेशन एज इट इज आ जाएगी। सो एक्स बार इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, और बाकी दोनों कोऑर्डिनेट्स इस सिस्टम के अंदर वैसे ही अनअफेक्टेड थे, तो लिहाजा ये एज इट इज ही रहेंगे। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन अब हमारे पास बनी है, ये हमारे पास हमारी पुरानी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। हमने देख लिया कि हम किस तरीके से लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन गैलीलियन से लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हासिल नहीं की जा सकती। बिल्कुल ऐसे ही जैसे स्पेशल रिलेटिविटी से न्यूटन मैकेनिक्स के लॉज निकाले जा सकते हैं, लेकिन न्यूटन मैकेनिक्स से स्पेशल रिलेटिविटी के लॉज डिराइव नहीं किए जा सकते। अच्छा, अब हम एक और लॉ को डिस्कस करेंगे। क्योंकि आइंस्टाइन स्पेशल रिलेटिविटी में स्पीड्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, लिहाजा
वेलोसिटी स्क्वायर करने के भी लॉज हमारे पास वो नहीं होंगे जो क्लासिकल मैकेनिक्स में होते हैं या जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में होते हैं। कि आपके पास दो वेलोसिटीज आप उन्हें ऐड कर दें और आपके पास आंसर आ जाएगा। सो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर मेरे पास दो फोटॉन्स हो, वो सेम, जिसमें पास दो गाड़ियां हैं सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, एक की रफ्तार 10 किलोमीटर फी सेकंड है, दूसरे की 15 किलोमीटर फी सेकंड है। अगर मुझे उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो तो मैं 10 - 15 कर दूंगा, ये 15 - 12 कर दूंगा। या अगर दो गाड़ियां ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं और मैं उनकी टोटल वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ तो मैं 10 + 15 कर दूंगा। इस सूरत में मेरे पास जो आंसर आएगा वो इस सूरत में जो मेरे पास जवाब आएगा वो असल में आ, एक पॉसिबल लिमिट के अंदर आ रहा है। वो आंसर मेरा स्पीड ऑफ लाइट की लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहा। लेकिन अगर मेरे पास दो फोटॉन्स मौजूद हैं, हम अभी देखते हैं, और इसी तरीके से वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम उन्हें ऐड करें, फिर बहुत बड़ा मसला पड़ सकता है। अभी मैं आपको क्योंकि उस सूरत में दो फोटॉन्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी टोटल स्पीड 2c हो सकती है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा है। वेलोसिटी कंपोजिशन। सो लेट्स सपोज कि इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि फर्ज करते हैं हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जर्वर मौजूद है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसकी वेलोसिटी v1 है से 5 मीटर पर सेकेंड। एक ये ऑब्जर्वर है, इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसकी वेलोसिटी है से 10 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इनकी टोटल वेलोसिटी नहीं हो तो मैं सिर्फ v1 + v2 कर दूंगा और ये 10 + 15 आएगी, जो कि लेस देन स्पीड ऑफ लाइट है। लेकिन अगर मेरे पास दो फोटॉन्स मौजूद हैं और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी स्पीड भी c है, इस फोटॉन की स्पीड भी, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी स्पीड भी c है। सो देन मेरे पास c + c तो 2c के बराबर आ जाएगा, जो कि ग्रेटर देन है स्पीड ऑफ लाइट के। और हमें पता है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू स्पेशल रिलेटिविटी। तो लिहाजा हाई स्पीड के ऊपर गैलीलियन लॉ ऑफ एडिशन भी अप्लाई नहीं किया जा सकता। सो इसके लिए हमें वेलोसिटी के लॉ को रीडराइव करना होगा। और ये हम कैसे डिराइव कर सकते हैं? सो इसकी बहुत इसकी इसको मुख्तलिफ तरीकों से ड्राइव किया जा सकता है। हम इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन देखते हैं जो शूट्स में की गई है। सो सपोज करते हैं कि आपके पास एक पार्टिकल मौजूद है। सपोज अ पार्टिकल उस किसी वेलोसिटी w के साथ मूव कर रहा है टूवर्ड्स x एक्सिस किसी फ्रेम ओ बार में, सच दैट, और इस किसी फ्रेम ओ बार में हम इसकी स्पीड को लिख सकते हैं w = Δx/Δt बार। और इसी तरीके से किसी फ्रेम ओ में इसकी रफ्तार बन जाएगी w', मैं इसको कह देता हूँ Δx/Δt। सो अब हमने फ्रेम ओ में उसकी रफ्तार कैलकुलेट करनी है। लेकिन सारी बात है कि फ्रेम ओ में मेजरमेंट्स वो नहीं होंगी जो फ्रेम ओ बार में, और वो मेजरमेंट्स अफेक्टेड होंगी। तो उन मेजरमेंट्स को कैलकुलेट किया जा सकता है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के थ्रू। सो हम यहाँ पर डेल्टा एक्स और डेल्टा टी की वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं जो भी हमने डिराइव की हैं। और यहाँ पर मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि सी की वैल्यू मेरे पास 1 के बराबर है। सो असल में किसी कंफ्यूजन से बचने के लिए यहाँ पर एक दफ़ा बता देता हूँ कि हम क्या करने लगे हैं। सो हमने असल में ये लिखा था अभी कि x = गामा x-v t। सो अगर मैं डेल्टा एक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ये चीज़ मेरे पास बराबर आ जाएगी 1/1 - v² के डेल्टा x v डेल्टा t के if c is 1। सो डेल्टा x मेरे पास बराबर आ जाएगा डेल्टा x माइनस, सॉरी x बार था, डेल्टा x - v डेल्टा t/1 -
v स्क्वायर के। इसी तरीके से हम t बार की भी इक्वेशन लिख सकते हैं सिमिलरली, और ये इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हैं। सो डेल्टा t बार इज इक्वल टू डेल्टा t प्लस v डेल्टा x बार ओवर 1 माइनस v स्क्वायर, जहाँ जहाँ पर सी आ रहा है हमने 1 कर दिया। सो इनको हम w प्राइम की इक्वेशन में इंसर्ट कर देते हैं दोनों वैल्यूज को, और हमारे पास रिजल्ट आएगा डेल्टा x बार प्लस v डेल्टा t बार ओवर 1 माइनस v स्क्वायर ओवर डेल्टा t बार प्लस v डेल्टा x बार 1 माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू w प्राइम। ये क्वांटिटीज के साथ हो गई कैंसिल। सो हमारे पास इक्वेशन बन गई है डेल्टा x बार प्लस v डेल्टा t बार ओवर डेल्टा t बार प्लस v डेल्टा x बार। सो अब हमें यहाँ से कुछ चीज़ें कॉमन लेनी होंगी। हम न्यूमरेटर में से कॉमन ले लेते हैं डेल्टा t बार को। सो डेल्टा x बार ओवर डेल्टा t बार प्लस v, और यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं डेल्टा t बार को ही 1 प्लस v डेल्टा x बार ओवर डेल्टा t बार डेल्टा t बार। सो हम देख सकते हैं कि अब यहाँ से आपके पास ये फैक्टर भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमें पता है कि डेल्टा x बार ओवर डेल्टा t बार बराबर है w के। तो लिहाजा ये इक्वेशन हमारे पास बन गई है w बार इज इक्वल टू w प्लस v ओवर 1 प्लस w v, और ये हमने वेलोसिटी एडिशन कैलकुलेट कर ली है। सो इसको हम बॉक्स कर देते हैं इस रिजल्ट को। ये हमारे पास कहलाती है आइंस्टाइन लॉ ऑफ कंपोजिशन ऑफ वेलोसिटीज, कि हाई स्पीड पे वेलोसिटी को कैसे कंपोज करते हैं, कैसे कंपोजिट करते हैं, ऐड करते हैं। मैंने चूंकि यहाँ पर सी के फैक्टर्स ओमिट कर दिए, आप इनको सी के फैक्टर्स के साथ करें, और देन उनमें फिर हाई आप में अगर लो स्पीड्स पे काम कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि जिन जिन फैक्टर्स के अंदर सी आ रहा है वो फैक्टर्स वैसे ही ओमिट हो जाएंगे, और अल्टीमेटली आपके पास रिलेशन सिंपल गैलेलियन रिलेशन बचेगी। जैसे इसमें भी अगर आप देखें तो अगर मेरे पास डिनोमिनेटर ना मौजूद है इस इक्वेशन में, तो जिसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूँ, अगर इसमें पास डिनोमिनेटर ना हो तो w प्राइम इज इक्वल टू w प्लस v। ये असल में वही रिजल्ट में है जो हमारे पास गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन से आता है, या जिस तरीके से अभी हम यहाँ पर इन दो अशखास की वेलोसिटीज को ऐड कर रहे थे। तो मसला सिर्फ न्यूमिनेटर का आता है, और जहाँ तक मुझे याद है अगर हम सी के यूनिट्स में काम करें तो डिनोमिनेटर में आपका सी स्क्वायर का फैक्टर आना चाहिए इसको डायमेंशनलेस बनाने के लिए। सो अगर आप इसका मतलब डिनोमिनेटर में अगेन 10 टू पावर 16 टाइप का फैक्टर आ रहा है, और वो फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से क्वांटिटी बहुत स्मॉल होती जाएगी, क्योंकि अगर आपके पास w और v स्मॉल है और c बहुत बड़ा है तो ये क्वांटिटी, तो ये वाला फैक्टर बहुत स्मॉल होता जाएगा, जिसकी वजह से आप इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और अल्टीमेटली आपके पास सिर्फ न्यूमरेटर ही बच जाएगा। सो किसी भी सूरत में किसी भी सूरत में आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे स्पीड ऑफ लाइट को एक्सीड नहीं करेंगे। वैसे मैं आपको अभी डेरिवेशन एक और तरीके से करवाता हूँ बी। यहाँ से हम कुछ स्पेशल केसेस को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपके पास W और V की मैं एब्सोल्यूट वैल्यूज ले रहा हूँ डायरेक्शंस के झंझट से निकलने के लिए, आर बोथ स्मॉलर देन 1,
1, तो इस बात का मतलब ये होगा कि W प्राइम, या चेक भी कर सकते हैं, कैन नेवर एक्सीड यूनिटी और 1। इसे चेक करने के लिए हम एक काम करते हैं, लेट्स पुट W prime is equal to 1 in equation number 1। तो आपके पास बन जाएगा 1 is equal to W plus V over 1 plus WV। So 1 plus WV is equal to W plus V। इसे सिंप्लीफाई कर लिया, 1 plus WV minus W minus V is equal to 0। इसको और इसमें से कुछ कॉमन फैक्टर्स ले लेते हैं, 1 minus V minus W, 1 minus V is equal to 0, 1 minus V into 1 minus W is equal to 0। इसका मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए जरूरी है कि या तो आपके पास V1 के बराबर हो या W1 के बराबर हो। दैट इज either V or W must equal to 1। एक और चीज भी देख लेते हैं कि अगर आपके पास इनमें से कोई एक वेलोसिटी एक्जैक्टली W के बराबर आ रही है, उस सूरत में क्या हो, 1 के बराबर आ रही है। सो लेट्स सपोज कि पार्टिकल की स्पीड 1 के बराबर है, तो ये हम नेचुरल यूनिट्स में काम कर रहे हैं। if W is equal to 1, then again equation number 1 आपके पास बन जाएगी W1 plus V plus W over 1 plus VW। so 1 plus V over 1 plus V। so again W prime आपके पास 1 के बराबर आ जाएगा। that is ये रिजल्ट है, इंडिपेंडेंट ऑफ V है। और यही स्पीड ऑफ लाइट की यूनिवर्सलिटी है। इस सूरत में आपके पास कि तमाम ऑब्जर्वर के लिए स्पीड ऑफ लाइट सेम रहती है। दिस इज द यूनिवर्सलिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ओके, सो अब हम एक तीसरा रिजल्ट इसका और इन्फर कर लेते हैं। हम देखेंगे कि वहां से हमें गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलेलियन वेलोसिटीज का रिलेशन मिल जाएगा। सो if W is very less than 1 और V is very less than 1, इस सूरत में आपके पास जो डिनोमिनेटर का फैक्टर बहुत स्मॉल हो जाएगा, यानी कि V और W बहुत स्मॉल, V और W का प्रोडक्ट बहुत स्मॉल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 बचेगा। सो इस सूरत में आप कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स इस सूरत में आपके पास कह सकते हैं कि W प्राइम इज इक्वल टू W प्लस V। और this is Galilean law of velocity additions। Okay, so that's it from this tutorial। Thank you। इस पर डिस्कशन हम कल 5 बजे करेंगे। थैंक यू।